नमस्कार विद्यार्थियों, आ जाइए एक बार और आपको उसी श्रृंखला में मैं लेकर चल रहा हूं। प्रश्नावली आपकी 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुकी है और अब हम आ गए हैं चौथी एक्सरसाइज पर। चौथी जो हमारी एक्सरसाइज है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसका नाम है द्विघात समीकरण और इसमें 4.1 जो प्रश्नावली है उसमें सिर्फ इतना है आपको कि चेक करने हैं कंप्लीट कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। मैं आपको थोड़ी सी आपको वैसे जब भी जहां भी आप पढ़ रहे हैं आपको विस्तार से गुरु जी ने बताया होगा। मैं डायरेक्ट यहाँ सवालों पर चलता हूं, उससे पहले थोड़ा सा बता दूं आपको इस प्रश्नावली के बारे में। ये द्विघात समीकरण होती है नॉर्मली हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण कब कहलाएगा, ध्यान देना मेरी बात को। यदि चर राशि क्या है इसमें x, चाहे x के रूप में समीकरण हो, चाहे y के रूप में हो, चाहे t के रूप में हो, चाहे s के रूप में हो, किसी भी रूप में समीकरण हो, उसकी हाईएस्ट घात कितनी होगी? 2। हाईएस्ट घात यदि 2 है चर राशि की तो ही वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, अन्यथा नहीं। चाहे घात जैसे अगर 3 भी होगी ना तो वो द्विघात नहीं, कितना कहलाएगा? त्रिघात कहलाएगा। तो आ जाइए नॉर्मली इन समीकरणों को हल करेंगे और पता लगाएंगे कि वास्तव में द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। यहां पर नॉर्मली जो ये पहला सवाल है, पहले का क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, और पहले का पहला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस के 3। तो यहां पर ये खुलेगा आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, a की जगह x है और b की जगह 1 है, a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 a की जगह x और b की जगह 1 बराबर 2 का इंटू एक्स से करेंगे 2x और 2 तिया 6। बताओ कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, ये 2x से 2x कटेगा और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस के 6 इधर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। आगे का समझ, क्योंकि चर राशि की हाईएस्ट घात कितनी है? 2 है। इधर आ जाओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 करेंगे माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। अब क्या कर देंगे पक्षांतरण। अब 2x से 2x मत काटना, क्योंकि देखो बराबर का चिन्ह हो और इधर उधर दोनों, जैसे ये बराबर का चिन्ह है और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यदि ये दोनों सेम चिन्ह के होते तो कट जाते। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ये 2x इधर आएगा, ये भी माइनस का, और ये माइनस 6 इधर आएगा तो ये प्लस का 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 माइनस के 4x प्लस के 6 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका, बिल्कुल ये भी साहब आपका द्विघात समीकरण है। आगे आ जाओ, अगला जो सवाल है हमारा, x माइनस 2, तीसरा सवाल है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए गुणा करेंगे हम इसका, तो गुणा करो। देखो एक बार तो x का गुणा करना है किससे? x प्लस 1 से। इस पूरे पुस्तक का x से गुणा करेंगे, आगे चिन्ह किसका? माइनस का 2, और 2 का गुणा भी किससे करेंगे? x प्लस 1 से। यहां एक बार x का गुणा होगा x प्लस 3 से, फिर माइनस 1 का गुणा होगा x प्लस 3 से। ठीक है, दोनों का गुणा करना है। एक बार यहाँ पहली संख्या का, उसके बाद में चिन्ह जो देख लो, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, फिर दूसरी संख्या को कंप्लीट कोष्टक से x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। देखो आधार समान होती है तो घात आपस में जुड़ जाती है गुणा करने पर, प्लस x इंटू एक्स माइनस के 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू प्लस 1 माइनस के 2 बराबर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस 1 इंटू प्लस 3 माइनस के 3। कुछ कट रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब देखो यहां पर ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहां पूरे में एक्स की घात 2 है क्या? कहीं कहीं नहीं है साहब, तो लिख देंगे क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात
कितनी है? एक है। देखो एक है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह है द्विघात समीकरण नहीं है। आ जाइए, अगला जो सवाल है आपका वो है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू x प्लस 5। तो देखिए यहां गुणा कीजिए, एक बार x का गुणा करो 2x प्लस 1 से, फिर -3 का गुणा करेंगे 2x प्लस 1 से, जो लास्ट बार किया था। दोनों संख्याओं का इस कोष्टक से गुणा करेंगे बराबर x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और x इंटू 5, 5x। तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, प्लस x इंटू 1 x, माइनस 3 दूनी 6x, माइनस के 3 इंटू 1 -3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या कर देंगे इसका पक्षांतर। ये हो जाएगा प्यारे साथियों 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस के 6x, माइनस के 5x। देखो ये प्लस के x और ये माइनस के 6x, माइनस 3, ये x स्क्वायर इधर आएंगे किसके होंगे माइनस के, और ये 5x भी इधर आएंगे तो किसके होंगे माइनस के, बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के और एक x स्क्वायर माइनस का, x स्क्वायर बचेंगे एक प्लस के, माइनस 5x माइनस के 10x और माइनस के 3 बराबर 0। x की हाईएस्ट घात कितनी है 2। इसका मतलब ये जो है ये द्विघात समीकरण है। देखिए अगला सवाल है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 x माइनस 1 गुणा करेंगे। पहले तो 2x का हो जाएगा इस पूरे कोष्टक से, फिर माइनस 1 का हो जाएगा बराबर यहां पहले x का हो जाएगा x माइनस 1 से, और फिर प्लस 5 का हो जाएगा x माइनस 1 से। तो देखिए 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, माइनस 3 दूनी 6x, माइनस 1 इंटू एक्स, x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3, 3 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस के x प्लस के 5x माइनस के 5। क्या कर देंगे इसका पक्षांतरण कर देंगे साथ। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 और माइनस के 1 माइनस के 7x। देखो x की संख्या एक तरफ जोड़ लिया करो, घटा लिया करो, जो भी है एक चिन्ह, x के एक तरफ कैलकुलेशन, x स्क्वायर के एक तरफ और अचर पद एक तरफ कैलकुलेशन। तो मैंने ये कर लिया, प्लस के 3 बचा, ये x स्क्वायर इधर आएगा किसका आएगा माइनस का, ये माइनस के x हैं और ये प्लस के 5x हैं, तो 5 में से 1 जाएगा 4 बचेंगे प्लस के, और इधर आएंगे तो वो किसके होंगे माइनस के, और ये माइनस के 5 इधर आएंगे तो प्लस के, बराबर 0। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर तो x स्क्वायर बचा, माइनस के 7x माइनस 4x माइनस के 11x, और 3 और 5 हो जाएंगे प्लस के 8 बराबर 0। इसका मतलब ये सब द्विघात समीकरण लिख देंगे ऐसे, x की अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। अगला सवाल है आपका, देखो वो ये जो आपका सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। अब देखिए नहीं स्क्वायर है सॉरी, तो ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये फॉर्मूला होता है, देखो a माइनस बी का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपको, a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है सर, आ जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग प्लस 4 माइनस के 2ab यानी 2 दूनी 4 इंटू एक्स, तो माइनस के 4x, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर कट गया। अब तो यहाँ x की अधिकतम घात बची नहीं तो लिख देंगे क्योंकि x की अधिकतम घात 1 है। ठीक है साहब, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह नहीं होगा सब द्विघात समीकरण। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब
x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी का जो होल क्यूब है वो होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है सर, आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका, देखो खोलो इससे, तो a क्यूब यानी x क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 का क्यूब कितना 8 प्लस 3ab, 3 a की जगह x b की जगह 2, तो यहां 2 लिखेंगे तो 3 दूनी 6 कर दूं यहां डायरेक्टली, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये हो जाएगा 6x इंटू a प्लस बी यानी x प्लस 2 बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x की घात 3 माइनस के 2x, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स, 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस के 2x। ठीक है सर, अब इसका क्या कर देंगे, अपन पक्षांतरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस यहां 12x प्लस के 8, ये 2x के इधर आएंगे तो किसके होंगे माइनस के, और ये माइनस के 2x इधर आएंगे तो किसके होंगे प्लस के। x क्यूब में से माइनस के 2x क्यूब माइनस के x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, और कोई है 6x स्क्वायर का नहीं है, 12 और 2 14x प्लस के 8 बराबर 0, यानी x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है 3 है। अतः ये द्विघात नहीं, कैसा समीकरण है, त्रिघात समीकरण है। कैसा समीकरण है, त्रिघात समीकरण। ठीक है साहब, आ जाइए अगला सवाल। अगला सवाल है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए को बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहां पर जो सूत्र लगेगा ना वो लगेगा आपका a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये होगा आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है साहब, तो ये तो खोल जाए, ये तो डायरेक्ट देखो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको खोलो आप, a क्यूब x क्यूब माइनस बी क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस 3ab 3 दूनी 6x, 3 a की जगह x b की जगह 2, तो 3 दूनी 6x होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इंटू a माइनस b। ठीक है साहब, आ जाइए x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 6 दूनी 12x। बताओ कोई दिक्कत है साहब, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, ये x क्यूब से x क्यूब कट गया, दोनों कट गया, कट गया साहब। अब इसका पक्षांतरण कर दो, देखो समान चिन्ह होते हैं तो कट जाते हैं बराबर की इधर उधर संख्या, तो माइनस के 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये 8 इधर आएंगे तो ये प्लस के, ये माइनस के 6x स्क्वायर इधर आएंगे तो ये प्लस के, और ये प्लस के 12 इधर आएंगे तो ये माइनस के बराबर 0। तो आ जाइए, तो माइनस के 4 और प्लस के 6, ये प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 12 माइनस 13x, और ये 8 और 1 9 बराबर 0। अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये तुम्हारा द्विघात समीकरण है। नीचे लिख देंगे x की जो हाईएस्ट घात है वो 2 है, अतः ये द्विघात समीकरण है। ठीक है साहब, ये आपके थे पहले के कंप्लीट सवाल। अब जो ये मैं सवाल आपको करवा रहा हूं ये क्या है, आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। क्या करना है साहब, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। सवाल क्या है देखिए,
पहला सवाल है दूसरे का कि एक आयताकार भूखंड, क्या है, एक आयताकार भूखंड जिसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो क्या ज्ञात करनी है, उसकी लंबाई और चौड़ाई। देखो सवाल क्या है, मैं आपको समझा देता हूं कि एक कोई आयताकार भूखंड है, मान के चलो ये भूखंड है आयत के आकार का। कैसे आकार का? आयत के आकार का है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है 528 वर्ग मीटर। जो क्षेत्रफल है वो 528 वर्ग मीटर है। फिर क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। ये जो लंबाई है ना, ये चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ये तो चौड़ाई होगी इसकी, आगे बात समझ में? ये लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब ये आपको ज्ञात करना है द्विघात समीकरण के रूप में। तो मेरी बात सुनो, ये जो, तो इसमें अपन क्या करेंगे कि आयत की जो लंबाई है वो किस पर आधारित है, ध्यान दीजिए। हमारे पास यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई है तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन वो कब ज्ञात होगा? जब ये लंबाई और चौड़ाई होंगी। अब इसने क्या किया है कि इस लंबाई को इस पर आधारित कर दिया, किस पर? चौड़ाई पर। अब ये चौड़ाई कितनी है ये नहीं पता। यदि मैं आपसे बोल दूं कि चौड़ाई सब 4 है तो लंबाई क्या हो जाएगी? 2 इंटू 4 प्लस 1। यही तो है चौड़ाई की दुगनी से एक अधिक। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा 9। 5 है तो ये हो जाएगी 2 इंटू 5 प्लस 1, 5 दूनी 10 और 1 11। इसका मतलब ये है साहब, यदि हमको इसकी चौड़ाई पता है, क्या पता है? चौड़ाई, तो बात बन जाएगी। मान लो, माना कि भूखंड की चौड़ाई वो है x मीटर, सॉरी, और लंबाई हो जाएगी साहब आपकी 2 इंटू एक्स प्लस 1 मीटर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं साहब। चौड़ाई कितनी मानी? x, लंबाई क्या होगी? 2 इंटू चौड़ाई की जगह x प्लस 1। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल जो होता है ना साहब, वो क्षेत्रफल दे रखा है इसका 528 वर्ग मीटर। क्या होता है क्षेत्रफल? लंबाई इंटू चौड़ाई, वो दिया है आपको 528। लंबाई क्या है? 2x प्लस 1, चौड़ाई क्या है? x बराबर 528। गुणा कीजिए 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x। इसका अपन क्या कर देंगे? पक्षांतरण। तो ये 528 इधर आकर माइनस का बराबर 0। बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं? बिल्कुल है साहब। द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ये हो गया इसका, ठीक है साहब। ये हो गया आपका दूसरे का पहला सवाल। अब देखिए दूसरा। दूसरा सवाल है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। देखिए दूसरा जो सवाल है, दो पूर्णांक की बात कर रहा है, और पूर्णांक भी कैसे होने चाहिए? धनात्मक। और इनका क्या कर रहा है? गुणनफल। क्या कर रहा है प्यारे साथियों? गुणनफल। और वो कितना बता रहा है? 306। अब क्रमांक धनात्मक पूर्णांक, जैसे मान के चलो 1 है तो 1 के बाद में कितना आता है? 2। मान के चलो 5 है तो लगातार क्रमागत, क्रम मतलब बिल्कुल क्रम नहीं टूटना चाहिए, तो वो क्या है? 6। मैं लिख दूं 50 है तो 50 के बाद में क्या आएगा? 51। 201 के बाद में 202। इसका मतलब अगला जो पूर्णांक है वो 1 अधिक है। अगला जो पूर्णांक है वो क्या है? 1 अधिक है। जैसे इसको मैं x मान लूं तो फिर ये 1 अधिक क्या हो जाएगा? x प्लस 1। आगे बात समझ में? तो ये ही मानना है हमको। तो पहला जो पूर्णांक है वो अपन मानेंगे। और देखो साधारण सवाल है, आप ध्यान से समझिए। पहला पूर्णांक वो x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x। तो यहां पर ये जो दूसरा पूर्णांक हुआ वो हो जाएगा x प्लस 1, क्रमागत दूसरा पूर्णांक। ठीक है, आगे बात समझ में? अब ये क्या कह रहा है प्रश्न? कि ये कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या है साहब? 306 है। यहां इनका जो गुणनफल है x इंटू एक्स प्लस 1, इसका और इसका गुणनफल वो 306 है। तो कीजिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर,
प्लस एक्स इंटू एक एक्स, इसका क्या कर देंगे अपन पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा माइनस के 306 बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, यहां आप लिख दे करना भले प्रश्नानुसार, क्या लिख देंगे अपन प्रश्नानुसार। आगे बात समझ लो। अब देखिए अगला सवाल, तीसरा देखिए, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु, अब ये तो आयु ज्ञात नहीं करनी, द्विघात समीकरण के रूप में करने, वो आयु हो जाएगी रोहन की एक्स का मान जो आता है। ठीक है, मेरी बात सुनो, ये तो रोहन है और ये साहब उसकी मां है। ये जो रोहन की मां है ना साहब, ये इससे 26 साल बड़ी। रोहन यदि 2 साल का है तो ये 28 का है, 28 की। अगली बात समझ, यदि रोहन साहब 4 का है ना तो ये 26 साल बड़ी, यानी 30 की। रोहन यदि 30 का है तो साहब ये 26 साल बड़ी, ये 56 हो जाएगी। इनकी दोनों की जो आयु है, ये मां है, ये इसकी 26 साल बड़ी है। अब हमको नहीं पता रोहन साहब 2 का है या 4 का है या 30 का है। हम कह रहे हैं साहब रोहन x का है। कितना है? x का। तो इसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। बोलो होगी या नहीं होगी? लेकिन फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल, अब से सॉरी 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष? 3 वर्ष पश्चात। मैंने कहा था कि जब बाद की या पश्चात की बात करें, जैसे मैं आपसे कहूं कि आज रोहन 30 का है, 3 वर्ष बाद कितने का होगा? 33 का। आपने क्या किया? 3 जोड़ा। तो बाद के लिए यहां भी 3 जोड़ेंगे और यहां भी 3 जोड़ेंगे, तो ये तो x प्लस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 26 और 3 29। अब इनका गुणनफल कितना बता रहा है? ये 360। तो मानो फिर, तो माना कि रोहन की आयु कितनी वर्ष? x वर्ष। और उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी? फिर मां साहब 26 साल बड़ी है। अरे मां कभी बेटे से छोटी होगी क्या? बड़ी होगी। सवाल भी ऑथेंटिक ही देंगे वो। देखो अब आप आ जाइए, समझिए इस बात को। मां 26 साल बड़ी है बेटे से। अब क्या है? अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है साहब कि अब से 3 वर्ष पश्चात कितने साल? यहां लिख देंगे अपन प्रश्नानुसार। अब से 3 वर्ष पश्चात इनकी जो आयु का गुणनफल है, तो 3 वर्ष बाद इसका तो हो जाएगा x प्लस 3 और इसमें 3 जोड़ेंगे x प्लस 26 में, तो 26 और 3 29। अब इनका गुणनफल कितना बता रहा है? 360। ले आ जाइए। अब एक बार तो आप x का गुणा करेंगे x प्लस 29 में और एक बार प्लस 3 का गुणा करेंगे x प्लस 29 में। बताओ साहब कोई दिक्कत? बराबर के 360। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 29 इंटू एक्स 29x प्लस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 29 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 9 27, 3 2 6 और 2 8, 29 3 87 बराबर 360। इनका क्या कर देंगे साहब? देखिए इसका अपन एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 बराबर 360, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस 87 माइनस के 360 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देखो 360 में से 87, वैसे डायरेक्ट ही घटा सकते हैं, आपको इतना टाइम नहीं होता, मैं बता दूं आपको सारी संक्रिया। घटा दो, देखो 3 9 16 में से 9 गए तो 273 माइनस के 273 बराबर 0। अन्यथा देखो मैं बताऊं आपको एक तरीका, यदि आपको समझ में आए तो, कि तो मैं आपको वैसे घटा के बता रहा हूं। जैसे ये 360 है, ठीक है, और आपको 87 घटाना है। अब पहले तो 60 घटाओ उसमें से, अब बच्चे कितने? 27। अब आपको 300 में से मात्र 27 घटाने हैं और 27 कम होकर ये कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। अगला जो सवाल है आपका वो है चौथा सवाल। देखिए चौथा सवाल है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक कोई रेलगाड़ी है और वो जो रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। आगे बात समझ में? एक समान चाल से, समान चाल। अब क्या कह रहा है? यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कि
जो भी चाल है, जैसे मान के चलो 20 किलोमीटर प्रति घंटे या 50 किलोमीटर प्रति घंटे या 70 किलोमीटर प्रति घंटे, जो भी चाल है रेलगाड़ी की, ये कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी इनमें से यदि मैं 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दूं, जैसे 20 में से 8 करूं तो ये 12 रह जाए, 50 में से 8 करूं तो ये 42 रह जाए, और 70 में से 8 करूं तो ये 62 रह जाए। यहां से 8 किलोमीटर कम करने के बाद में जो ये चाल रह रही है, इनका मतलब ये है कि तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। यानी कि दो समय है, एक तो है T1 और एक है T2। T1 जो समय ले रही है रेलगाड़ी इतने किलोमीटर की दूरी तय करने में, कोई भी चाल इनमें से चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 70 हो, वो एक तो वो समय, और एक 8 किलोमीटर में कम कर दूं चाल को तो वो समय। तो इन दोनों समय में क्या है कि ये जो समय है ये इसमें अधिक ले रही है, इसमें क्या ले रही है, अधिक ले रही है। ठीक है, कितना, 3 घंटे। कितनी ले रही है साहब, 3 घंटे अधिक ले रही है। तो पहली बात तो ये है कि हम इसमें ये करेंगे कि साहब रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो रेलगाड़ी की चाल 20, 50, 70 कुछ भी हो सकती है, तो हम इसको मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटे। आगे बात समझ में? तो इसको अपन क्या मानेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटे। तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल, और चाल हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटे, और जो दूरी है वो है 480 किलोमीटर। कितनी है साहब, 480। ये बात समय की कर रहा है, तो सब समय ज्ञात कर लो। समय क्या होता है, देखो चाल का सूत्र आप सबको पता होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब समय ज्ञात करना है तो चाल का भाग लग जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। ये होता है दूरी बटा चाल। बोलो होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। अब आ जाइए, प्रश्न क्या कह रहा है आपका, इस प्रश्न को समझिए। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार ये दो समय है, ध्यान दीजिए। एक तो समय है T1 और एक समय है T2। अब ये क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है। ये जो चाल समय है, इसमें जो दूरी है वो 480 किलोमीटर की है, चाल x है, तो ये हो जाएगी 480 बटा x। ये समय T1 क्या हो जाएगा, 480 बटा x। अब इधर जो ये है तो ये हो जाएगी दूसरी चाल 480 बटा x माइनस 8। बोलो होगी नहीं होगी, क्योंकि ये कह रहा है कि यदि दूसरी बार इस रेलगाड़ी की चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया जाए, तो कम के लिए घटाएंगे, तो चाल फिर x नहीं साहब कितनी हो जाएगी, x माइनस 8। पहली की चाल x, दूसरी की x माइनस 8। अब समझो आप, ये सवाल में क्या वो है, मेन जो सवाल की चीज है, मेन जो जड़ है वो ये है कि यदि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से यानी इससे तय करती है, तो ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लेती है। यानी कि ये समय T1 और ये समय T2, इस चाल से तो ये समय ले रही है मान के चलो 4 घंटे, और इस चाल से ये जो समय ले रही है साहब, ये ले रही है 3 घंटे अधिक, यानी कि 7 घंटे। बात समझी, दो समय है, एक तो T1 है और एक T2 है। ये समय ये आगे दोनों। अब ये क्या कह रहा है कि T2 जो समय है उसमें ये 3 घंटे अधिक ले रही है, यानी कि इसमें 7 घंटे, इसमें 4, जैसे इसमें 5 तो इसमें 8, इसमें 10 तो इसमें 13। अब हमको करने ये दोनों समय बराबर, हमको क्या करना है, दोनों समय बराबर। क्यों, क्योंकि हमको समीकरण बनाना है। तो मैं यहां 3 क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो यहां 7 3 क्या कर दो, जोड़ दो, और इसको क्या कर दो, बराबर कर दो। बोलो कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है साहब। समस्या होगी कहां से, अब इतनी अच्छी तरह से चीजें क्लियर हो रही है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, ये समय T1 था और ये समय T2 था। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब क्या करेंगे, अब इसका पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे साहब, पक्षांतरण कर देंगे। तो ये हो जाएगा पक्षांतरण पर, देखो
480 बटा एक्स, ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 480 बटा एक्स माइनस 8 प्लस के, या फिर ऐसा करो इसको बराबर ले जाओ, बराबर में क्या हो जाएगा -3। कोई समस्या है? या फिर ये -3 नहीं करना चाहो हम कैसा भी कर लो आपको, चलो कोई दिक्कत नहीं। लघुत्तम ले लो x इंटू एक्स माइनस के 8, क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस के 8। अब देखो x का भाग देंगे इसमें तो x से x कटेगा तो क्या बचेगा x माइनस 8, तो ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस x माइनस 8 से x माइनस 8 x बचेगा 480 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा बराबर -3, और इनका आपस में कैसा गुणा कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। कैसा कर देंगे साहब, वज्र गुणा। तो ये देखो वज्र गुणा करेंगे, एक कर मैं यही लिख देता हूं, चलो यहां आपको दिखेगा नहीं, मैं यहां कर देता हूं। एक से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा साहब 480x गुणा करो 480 इंटू एक्स 480x माइनस, अब 480 इंटू कितना करेंगे 8 करेंगे साहब, कितना करेंगे 8, तो गुणा करो 8 उठी 64, 8 चौका 32, 32 और 6 38, तो ये हो जाएगा साहब 3840। कितना हो जाएगा 3840 माइनस 480x बराबर, अब यहां अपन किसका गुणा करेंगे 3 का, तो ये में 3 का गुणा करेंगे बराबर में, तो 3 इंटू, तो x इंटू एक्स करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x, तो आ जाएगा ये 480x से 480x कटेंगे, तो इधर तो क्या बचा माइनस के 3840 बराबर ये बचा 3x स्क्वायर माइनस के 3 8 24x। अब क्या कर दो इसका पक्षांतर, तो 3x स्क्वायर माइनस 24x और ये माइनस के 3840 इधर जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे प्लस के, बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघात सममिति। x क्या है रेलगाड़ी की चाल। आगे समझिए, यदि ये सवालों में पूछता कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो या फिर उसकी आयु ज्ञात करो, तो हम यहाँ x का मान ज्ञात करते हैं, और x का मान द्विघात समीकरण आपको पता है त्रिपदी गुणनखंड कर रहे हैं, तो इनको हम आराम से निकाल लेते हैं। एक और विधि आएगी इसमें श्रीधराचार्य विधि 4.2 में, यदि उससे संबंधित सवाल आएंगे हम करेंगे उनको आराम से, ठीक है। एक इनमें मूलों से संबंधित एक सूत्र है, उसको अपन 4.2 में पढ़ेंगे, और 4.2 में पढ़ेंगे उससे पहले मैं उसमें बहुत शानदार चीजें बताऊंगा किस प्रकार से उनको याद करेंगे आप बहुत अच्छी तरीका से जानने के लिए अगली वीडियो तक मेरे साथ बने रहिए, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार मेरे साथ बने रहने के लिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल नहीं है। जितना हो सके उतना मैं बोल रहा हूं प्रत्येक वीडियो में, आप लाइक और कमेंट किया करो जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।